नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो हमारी मैथमेटिक्स की उद्घोष श्रृंखला चल रही है, मैथमेटिक्स की उद्घोष श्रृंखला में हमारा अगला चैप्टर जो है परसेंटेज है, प्रतिशतता है। इस मैथमेटिक्स की उद्घोष श्रृंखला दोस्तों आपको पता है आरआरबी एग्जाम जो है, आरआरबी एग्जाम्स जो आपके आगामी एग्जाम्स हैं, जिसमें आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है, एएलपी की आई हुई है और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों जो आपका अभी ग्रुप डी और एनटीपीसी की भी वैकेंसी आने वाली है, ये सब एग्जाम्स के लिए, ये दोस्तों आपके जितने भी रेलवे से जुड़े एग्जाम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम उद्घोष श्रृंखला चला रहे हैं। ये उद्घोष श्रृंखला मैथ्स और रीजनिंग का भी दोस्तों हम उद्घोष श्रृंखला में ही आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रतिशतता, परसेंटेज। जैसा आप देख चुके, प्रतिशतता हम देखेंगे परसेंटेज। ये चैप्टर दोस्तों आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, चाहे आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, आप अगर एवरेज पढ़ रहे हैं एवरेज, और अगर आज भले ही सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन में तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, सारे के सारे चैप्टर्स प्रतिशतता से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। तो परसेंटेज का चैप्टर आपके लिए एक बैकबोन का काम करेगा। अगर दोस्तों आपका परसेंटेज पे पकड़ हो जाता है तो आप सिंप्लीफिकेशन भी बहुत जल्दी कर लेंगे, एवरेज भी बहुत जल्दी निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो एवरेज के, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो आप देखेंगे बिना परसेंटेज के आप वहां पर इजीली कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। और फिर नंबर सिस्टम जो है कहीं ना कहीं सारे के सारे चैप्टर इस परसेंटेज से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम परसेंटेज को लेकर आए हुए हैं और हम दोस्तों बेसिक से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट एडवांस से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत शब्द का सार्थक अर्थ क्या होता है। आप देखेंगे प्रति और शत से मिलकर बनता है ये शब्द शत, जहां आप देखेंगे शत का मीन्स होता है 100, और प्रति 100 पर आप जो भी आंकड़े निकाल रहे होंगे, प्रति 100 पर 100 पर जितने भी आंकड़े निकाल रहे होंगे, वो वहां पर आप कहीं ना कहीं परसेंटेज, प्रतिशत की ही कैलकुलेशन कर रहे होंगे। जैसे अगर हमने यहां पर एक लिखा 300 रुपए का 20% क्या होगा, 20% क्या होगा। तो सबसे पहले ये 300 रुपए को छोड़िए, 300 रुपए छोड़ दीजिए, पहले 20% देखिए क्या होता है। 20 हमने लिख लिया, इसका क्या है प्रतिशत, प्रति मतलब ये पर सेंट 100, मतलब 20 पंजे 100, 1/5। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे 300 रुपए का 1/5 भाग, अगर आप 20% ना बोलते तो। प्रतिशत का मीन समझ आ गया होगा। 20% मीन्स प्रति 100 में 20, अर्थात प्रति 100 में 20 का मतलब 1/5 भाग। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, 300 का अर्थ होता है गुणा, 1/5 हो जाएगा, 5 छक्का 30, तो हो गया ये 60। तो बस यही बेसिक होता है प्रतिशत का। और इंग्लिश में जो टर्म देता है परसेंट, मीन्स सेंट का भी अर्थ 100 होता है, पर 100 पर जो भी कैलकुलेशन हो रही होगी वहां आप प्रतिशत ही निकाल रहे होंगे। अब दोस्तों हम आपको कुछ बेसिक समझाते हैं। अगर आपको एक नंबर दे दिया जाता है 5/4, इसका प्रतिशत में क्या मान होगा। तो दोस्तों जब कोई फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन को अगर आप प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं तो कहने का मतलब होता है 100 से गुणा करना पड़ता है। उस जो भिन्न आपको दी होती है, फ्रैक्शन दिया होता है, उसे अगर आप 100 से गुणा कर देंगे तो आपका डाटा जो होगा प्रतिशत में निकल आएगा। कहने का मीन्स है ये 25 हो जाएगा, 25 पंजे 125%। आप इसे भी ऐसे लिख सकते थे, 5/4 का मतलब 125% होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम वो देख रहे हैं। कभी कभी ये बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आप अगर रेलवे के एग्जाम्स को देखेंगे तो कभी कभी ये बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा डाटा दे दिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए 80 का 16% क्या होगा, 80 का 16%
क्या होगा? तो बात वही है, 80 इंटू का अर्थ होता है मल्टीप्लाई 16%, मतलब 16 के बाद परसेंट पे निकालना है तो 100% हो जाएगा, मतलब 100 डिवाइड में आ जाएगा। बस इसी के तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये 0 से 0, 16 अट्ठे जो होगा 128, मतलब 12.8 जो आएगा 80 का 16% आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये भिन्न को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करते हैं समझ आ गया होगा। अब दोस्तों प्रतिशत अगर दिया हो 45%, इसको आपको भिन्न में निकालना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब प्रतिशत को अब आपको सॉल्व करना है भिन्न में, इसे भिन्न अर्थात फ्रैक्शन में लेकर आना है। अब दोस्तों आप देखिए, हमने आपको बताया हुआ है 45 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या करना है? प्रतिशत, 45 का प्रतिशत निकालना है। प्रति मीन्स ये डिवाइड हो गया, शत मीन्स 100 हो गया, बस सॉल्यूशन हो गया। 5 निम 45, 5 दूनी 10 हो गया, तो 9/20 जो है ये भिन्न हो गई, ये फ्रैक्शन हो गया। जैसे अगर हम आपको बोले 20% को भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? तो 20 को ऐसे ही रहने दीजिए, ये किसका साइन है? प्रति का मीन्स डिवाइड, शत का मीन्स 100, बस हो गया 20 पंजे 100, 1/5 लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट डाटा देते हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। उस डाटा को अगर आपने याद रखा तो आप सिंप्लीफिकेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी आपके काम आएगा। जैसे याद रखिए, हमेशा 10% को भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? 10/100, अर्थात हमेशा आपको जहां 10% है वहां 1/10 लिखना आना चाहिए। अगर 20% आप देखेंगे, 20% को कैसे लिखेंगे? 1/5, मतलब 20/100, 20 पंजे 100। आप देखेंगे 25% को कैसे लिखा जा सकता है? 25/प्रतिशत, तो आपको 1/4 इसको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। आप जब लेंदी कैलकुलेशन करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा इसका मतलब कि डायरेक्ट लिखने का मतलब क्या होता है। वहां आप ये छोटी छोटी कैलकुलेशन से बच के बहुत से ज़्यादा समय को आप कंज्यूम करने से बचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने केवल एग्जाम्स पे देंगे, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अब 30% को कैसे लिखा जा सकता है? 30% को आपको पता है 30/100 अगर करेंगे तो 3/10 आपको लिखते आना चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे 35% को आपको लिखते आना चाहिए। 35 को आप अगर सॉल्व करेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/20। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपसे थोड़ा डिफिकल्ट डाटा दे दिया जाता है। अगर आपको बोला गया 12.5%, तो आप इसको डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये दशमलव में है, वहां आप कंफ्यूज होंगे और बहुत सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको हम पहले बता देते हैं कैसे। 12.5/100 हो जाएगा। अगर आप इसे काटेंगे 125 अट्ठे होता है 1000, तो 1/8। यहाँ आपको ये बीच का कैलकुलेशन से बचना है दोस्तों। आपको 12.5% को डायरेक्टली 1/8 लिखते आना चाहिए। अब दोस्तों कभी कभी आपसे 6.25% पूछ देता है, 6.25% आपको दे देता है। तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो गारंटी से आप 15 सेकेंड तक ले जाएंगे। अगर आप 15 सेकेंड ले जाएंगे, अगर धीरे धीरे 15 सेकेंड जाएंगे तो इन्हीं से मिनट बनते हैं और वही आपके एग्जाम के परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालता है। तो याद रखना 6.25% को आपको 1/16 लिखते आना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके फिंगर पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे आपको पता है 625 आप 100 गुणा 100 कर लेंगे तो हो जाएगा 25 25 हम 625, 25 चौकू 100 हो जाएगा, फिर 25 चौकू 100, 25 एकम 25, मतलब 1/16 आपको डायरेक्टली लिखते आना चाहिए। आपको ये बीच की कैलकुलेशन से बचना है। ये कैलकुलेशन जो आपके टाइम को कंज्यूम कर रही है, इस टाइप की कैलकुलेशन से बचना मेन मोटिव है। परसेंटेज को पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके हर चैप्टर में ये परसेंटेज आता है, तो हम यहाँ पर इसीलिए आपको ये परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों कहीं 37.5% लिखा दे दिया जाता है, 37.5%। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा, और टाइम कंज्यूम होगा तो आपका एग्जाम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो आपको हमेशा 37.5% को 3/8 लिखते आना चाहिए। आपका परफॉर्मेंस तब सुधरेगा। अब आप कहेंगे 375/1000 हो जाएगा, तो इसको कैसे कट करेंगे? 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, फिर 5 3 15, 5 8 40, 3/8 देखेंगे आप, तब भी आपको बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन आपको 37.5% को 3/8 लिखते आना चाहिए। आप इसकी
प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट है। आप परफेक्ट हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों एक दो और परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में याद कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे 66.66% आपको कई बार सिंप्लीफिकेशन में दे देता है। और दोस्तों आपको इसको हमेशा 2/3 लिखते आना चाहिए। 2/3 आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 2/3 लिखते आना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों 33.33% जो होता है इसको आपको 1/3 लिखते आना चाहिए। 1/3 ये परसेंटेज को इस फ्रैक्शन में आपको लिखते आना चाहिए। तो दोस्तों इतने आपको फ्रैक्शंस मतलब जो आपके परसेंटेज हैं उन्हें फ्रैक्शन में लिखते आना चाहिए। बाकी का हमने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं सब कुछ बता दिया। अब आइए दोस्तों हम इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे जाते हैं, सारे के सारे डिटेल में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन ये रहता है बेसिक क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत कर लेता है। यदि उसकी मासिक खर्च अगर 19,360 रुपए हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। आइए देखते हैं आय का वह कितने प्रतिशत बचा रहा है। 12% बचा लेता है और उसका मासिक खर्च कितना है 19,360 रुपए। तो मतलब 12% बचत है तो खर्च कितने प्रतिशत हो रहा है, खर्च हो रहा है 100 - 12 88% वह खर्च कर दे रहा है। मतलब x गुणा 88 जो कुल आय हमने मानी उसकी x है, उसका 88% वह खर्च कर रहा है, वो दिया हुआ है 19,360 रुपए। आपको यहाँ हल कर लेंगे तो कुल आय मिल जाएगी आपको। x की वैल्यू 19,360 गुणा 100/88 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 11 एकम 11 बचा 8, 11 सत्ते 77, 11 छक्का 66, 1760 ऊपर आएगा, 11 अट्ठे 88 नीचे आएगा। फिर ये कट होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 220 में 100 से गुणा करेंगे तो 22,000 रुपए जो है उसकी मासिक आय है। उसकी मासिक आय क्या है 22,000 रुपए आई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखते हैं दो क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों अगला टाइप है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपए होता है। तो अंकित मूल्य क्या होगा। हमने माना अंकित मूल्य अगर x है, आप देखिए उसने कितने प्रतिशत कटौती की 8% कटौती करके 46 रुपए में दी। तो कहने का मतलब है ये अंकित मूल्य का कितने प्रतिशत हो गया 100 माइनस जितनी कटौती की 8 तो 92% भाग हो गया ये अंकित मूल्य का। तो x का अंकित मूल्य का 92% किसके बराबर होगा 4,600 रुपए के बराबर होगा। तो x बराबर 4600 गुणा 100 बटा ये हो जाएगा 92, 46 एकम 46, 46 दूनी 92। तो उसका अंकित मूल्य क्या आया, अंकित मूल्य आया 5,000 रुपए। 50 गुणा 100 5,000, उसका अंकित मूल्य आएगा 5,000 रुपए जो था उसका अंकित मूल्य था जो हमने x माना था। अब देखते हैं ये टाइप 1 देखिए वो तो बेसिक क्वेश्चन थे। अब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यदि a का 10% b के 12% के बराबर है, मतलब a का 10% जो है वो b के 12% के बराबर है। तो पूछ रहे a का 15%, a का 15% जो है b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क्स। अब आप बताइए a का 10% जो है वो 12% के बराबर है b के। तो मतलब a का 1% किसके बराबर होगा 1%, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 इधर जाएगा। तो a का 1% जो होगा वह b के 1.2% के बराबर होगा 12/10। तो a का 15% निकालना है तो 15 से गुणा कर दीजिए। a का 1 गुणा 15 तो 15% बराबर b का 1.2 गुणा 15 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18 हो जाएगा। तो 18%, कहने का मतलब a का 15% b के 18% के बराबर हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला टाइप, यदि मोहन का मासिक वेतन 8,000 रुपए हो एवं उसका वेतन 20% बढ़ा दिया जाए तो नवीन वेतन क्या होगा। आप बताइए पहले उसका वेतन क्या था 8,000 रुपए, अब उसका वेतन कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया 20%, मतलब 100 + 20, इसका निकाल दीजिए। 8,000 का 120% क्या हो जाएगा 8,000 गुणा 120/100 हो जाएगा। तो बस आंसर मिल जाएगा आपको 12 अट्ठे 96, 9,600 रुपए जो है उसका नवीनतम वेतन होगा। अगला टाइप ये है, ये देखिए टाइप तीसरा है,
यदि राम की सैलरी रवि से 20% ज्यादा हो, राम की सैलरी जो है रवि से कितने प्रतिशत ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो पूछ रहा है रवि की सैलरी राम से कितने प्रतिशत कम होगी। यहां पर कितने प्रतिशत पूछ रहा है, कम होगी, कम। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए जो राम है, राम की सैलरी रवि से कितने प्रतिशत ज्यादा है? 20%। तो 20 ऊपर लिखिए। अब पूछ रहा है रवि की सैलरी राम से कितना प्रतिशत कम है। कम होने का मतलब हमेशा नीचे कोई भी भिन्न जो है कम कब होगी? जब उसका हर ज्यादा होगा। हर ज्यादा होने का मतलब कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ये 20% नीचे 100 + 20 करें कि 100 - 20 करें। यहां देखिए सैलरी राम से कितना प्रतिशत कम होगी। कम का मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो बड़ा होगा तो ये इसका टोटल वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहां पर हमेशा ऐड किया जाएगा। 100 + 20 गुणा 100 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 20/120 गुणा 100। ये हो जाएगा 20 छक्का 120, कहने का मतलब ये 2 से कटेगा 3, ये हो जाएगा 50। तो 50/3% जो है वो रवि की सैलरी राम से इतने प्रतिशत 50/3% कम होगी। अगर दोस्तों यहीं पर यह दिया होता राम की सैलरी रवि से 20% कम है, और तो रवि की सैलरी राम से कितना प्रतिशत ज्यादा होगी, यहां ज्यादा शब्द होता तो आपको पता होना चाहिए हर जितना कम होगा ये टोटल वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो कम होने का मतलब 100 माइनस होगा। अगला टाइप है ये, यदि एग्जाम में प्रीति ने वंदना से 20% कम अंक पाए तो वंदना ने प्रीति से कितने अंक ज्यादा पाए। यहां वही बात हो गई, देखिए 20% कम अंक पाए, अब यहां क्या है? ज्यादा पाए। कितने प्रतिशत ज्यादा पाए? ज्यादा पाने का मतलब इसका हर जो होगा जितना छोटा होगा ये ओवरऑल भिन्न की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो छोटा होने का मतलब 100 माइनस क्या करना, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ 100 - 20 गुणा 100। ये हमेशा याद रखिए, यहाँ कितने प्रतिशत ज्यादा अगर होता है तो 100 माइनस होता है, यहाँ कितने प्रतिशत कम होगा तो 100 प्लस होगा। तो बस इसी को हल करेंगे, 20/80 गुणा 100 हो जाएगा। 20 चौक 80, तो ये 4 से कटेगा 25 बार। तो 25% जो है वंदना ने प्रीति से 25% अंक ज्यादा पाए। इसका आंसर 25% होगा। अगला टाइप है टाइप 4, यदि मजदूरों की सैलरी पहले 5% बढ़ाई गई और उसके बाद 5% उनकी सैलरी कम कर दी गई तो ओवरऑल उनकी सैलरी में क्या परिवर्तन हुआ। यह टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों जितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए और उतने ही प्रतिशत कम करी जाए तो ओवरऑल उनकी सैलरी क्या होगी? कम होगी। याद रखिए कम होगी। कितना कम होगी? जितनी बढ़ाई अथवा घटाई जा रही है उसका स्क्वायर कीजिए बटा 100 कर दीजिए। 25/100 मतलब ये होगा 0.25% ओवरऑल सैलरी उनकी कम हो जाएगी। अब आइए दोस्तों ये टाइप 5 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का पहले मूल्य 20% बढ़ गया लेकिन बाद में मांग कम होने की वजह से 25% कम हो गया तो कुल परिवर्तन आपको बताना है क्या हुआ उसके मूल्य में। तो सबसे पहले देखिए कितने प्रतिशत बढ़ गया, जितने प्रतिशत बढ़ गया वह प्लस का होगा 20%। यहां मांग कम होने की वजह से कम हो गया तो माइनस का 25% प्लस 20 प्लस का होगा माइनस का 25 होगा बटे 100 हो जाएगा। ये क्या होगा? 20 - 25 तो माइनस का 5, 20 गुणा 25 ये माइनस है यहाँ प्लस है तो ओवरऑल यहाँ पर आ जाएगा माइनस 20 गुणा 25 बटे 100 तो होगा 25 चौकू 100, 4 पंजे 20। तो 5 - 5 माइनस का 10 हो गया। कहने का मतलब माइनस है तो ओवरऑल परिवर्तन जो हुआ उसका माइनस का 10% मतलब कम हो गया। मूल्य जो है ओवरऑल 10 कम हो गया। अगला टाइप का क्वेश्चन है टाइप 6, यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% से बढ़ाई गई हो तो उसका खपत जो है कितना प्रतिशत कम किया जाए जिससे खर्चे पर कोई परिवर्तन ना पड़े। यहां इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं दोस्तों। पहले देखिए कीमत कितनी बढ़ी 20%, अब यहां पर क्या है खपत कम की जाए, यहां पर कम करना है तो इस फ्रैक्शन में आपको नीचे प्लस करना है या माइनस। फ्रैक्शन की वैल्यू कम कब होगी? जब नीचे हर बड़ा होगा। हर बड़ा कब होगा? 100 में जब कुछ प्लस करेंगे तभी तो हर बड़ा होगा। बस इसे ऐसे हल कर दीजिए 20/120 गुणा
100, तो ये आएगा 50/3% जो है उसको खपत कम करनी पड़ेगी, तब जाकर वह बढ़ी हुई कीमत का उसके खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 7वां। एक परीक्षा में पासिंग मार्क्स 30% है और एक छात्र 30 नंबर पाता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है। किसी छात्र ने मान लिया 30 नंबर पाए और 30 से फेल हो गया, तो यही तो पासिंग मार्क्स हो गए उसके। 30 पाए, 30 से फेल हो गया, ये पासिंग मार्क्स थे। तो पूछ रहा है कुल अंक, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। आप बताइए, अगर परीक्षा का पूर्णांक x है तो पासिंग मार्क्स कितने प्रतिशत है? 30% है। तो x का 30% ही तो ये 30 + 30 60 हो गया। 30 से ये आप देखेंगे ये 60 हो गया, 60 तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। 100 से गुणा 2 करेंगे तो x बराबर 200 अंक जो थे इस परीक्षा का पूर्णांक था। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे टाइप 8वें प्रकार का क्वेश्चन। एक छात्र 25% नंबर पाया और 60 नंबर से फेल हो गया। दूसरा छात्र 50% नंबर पाया और पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा लेकर आया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? आप देखिए, अगर जो बच्चा है ये इसने 25% नंबर पाया तो 60 नंबर से फेल हो गया, 60 नंबर से ये फेल हुआ, और ये पासिंग मार्क्स से कितना लेकर आया ज्यादा? 40। इन दोनों को ऐड कीजिए। अब इनके जो परसेंटेज का डिफरेंस है, ये देखिए 25% पाया, ये 50% पाया। 50 - 25 क्या होगा? 25%। ये किसका होगा? जो पूर्णांक है। पूर्णांक का अगर आप 25% निकालेंगे तो वह इसके बराबर आना चाहिए। ये हो जाएगा 100 बराबर 25 × x/100, तो आएगा 25 चौकू 100। तो x की वैल्यू क्या है कि 4 इधर गुणा हो जाएगा। इस परीक्षा का पूर्णांक जो था 400 मार्क्स था, 400 अंक। अब देखिए, नवे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक परीक्षा में 20% छात्र हिंदी में फेल होते हैं, 15% छात्र इतिहास में फेल होते हैं। हिंदी में कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं? 20% फेल हो रहे हैं। इतिहास में कितने हो रहे हैं? इतिहास में 15% हो रहे हैं। अब हिस्ट्री और हिंदी दोनों में फेल होने वाले कितने? 5% हैं। तो आपसे पूछ रहा है, ऐसे आपको छात्र निकालना है जो दोनों परीक्षाओं में पास हो गए, मतलब ना तो हिंदी में फेल हुए ना इतिहास में, इसका मतलब है पास हो गए। तो आपको पास स्टूडेंट्स निकालना है। पास स्टूडेंट बराबर हो जाएगा 100 माइनस कितने प्रतिशत हिंदी में फेल हुए? 20। कितने प्रतिशत इतिहास में? 15। माइनस जितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? 5। आप देखेंगे ये आएगा 100 माइनस 20 और 15 35 में से 5 गया 30, और 100 - 30 70% छात्र ऐसे थे जो ना तो हिंदी में फेल हुए ना इतिहास में, मतलब पास हुए। यदि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 3,52,800 है, यदि उसकी वृद्धि दर जो है 5% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद और 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको कभी भी 2 वर्ष बाद अगर जनसंख्या निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है, जो वर्तमान जनसंख्या है उसे p मानेंगे इंटू 1+ जितने वृद्धि दर है r/100। अब 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद, तो इसका टाइम हो जाएगा 2। ये 2 वर्ष बाद का फॉर्मूला है। तो आप देखेंगे वर्तमान में 3,52,800 है, गुणा 1+ रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या है? 5% है का 2 वर्ष के बाद है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3,52,800 गुणा ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 21/20 गुणा 21/20। आप देखेंगे ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 से ये कट हो जाएगा, 4 अट्ठे हो जाएगा 32, ये 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 882 गुणा 21 गुणा 21। ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। लेकिन वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछता 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी, तो इस केस में जो आपकी वर्तमान जनसंख्या 3,52,800 जो है उसे डिवाइड करना होता 1+r/100 का जो टाइम है इससे, तो ये आपको 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या मिल जाती है। अब आइए दोस्तों ये देखिए टाइप 10वां आपसे को पूछा जाता है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की गिरावट की वजह से राम 100 रुपए में 5 kg चीनी ज्यादा खरीद लेता है,
तो वास्तविक मूल्य बताना था चीनी का क्या था। हम दोस्तों आपके इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले कॉन्सेप्ट से समझते हैं, फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आप देखिए, माना उसका एक्चुअल प्राइस जो था अगर x रुपए था तो वह 100 रुपए में कितनी चीनी खरीद रहा होगा, 100/x इतनी चीनी खरीद रहा होगा। शुरुआत में इतने केजी चीनी खरीद रहा था। अब उसका प्राइस कितना हो गया, 10% गिर गया। मतलब 10% गिरने का मतलब अब x का 90% मूल्य ही उसका बचा। मतलब 9x/10 उसकी कीमत अब बची है वर्तमान में गिरने के बाद। तो अब वह 100 रुपए में कितनी चीनी खरीदेगा, 100 रुपए में अब वह खरीदेगा 100 अब उसकी कीमत क्या हो गई है 9x/10। तो 9x/10 अब वह इतनी चीनी खरीदेगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा 9x। अब वह इतनी चीनी खरीद रहा है, लेकिन यह कंडीशन क्या दी गई है, 5 केजी चीनी ज्यादा खरीद लेता है। कहने का मतलब पहले 100 रुपए में कितनी खरीद रहा था ये, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। अब 10% मूल्य गिरने के बाद और 10% मूल्य गिरने से पहले वह 100 रुपए में कितनी खरीद रहा था, क्योंकि अब वह 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है। इन दोनों का अंतर बराबर 5 केजी होना चाहिए। पहले अब देखिए वो कितनी खरीद रहा है, 1000/9x माइनस 100/x बराबर 5 केजी चीनी ज्यादा होना चाहिए। आप इसे अगर हल करेंगे तो ये आएगा 1000/9x माइनस 100/x बराबर 5। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 9x आएगा, ऊपर 1000 माइनस ये हो जाएगा 900 बराबर 5। इनका अंतर हो जाएगा 100/9x बराबर 5। 5 से ये 100 कटेगा, 5 दूनी 10 तो हो जाएगा 20। आप देखेंगे तो x की वैल्यू ये क्या आएगी, x इधर गुणा हो जाएगा तो 20/9 मतलब 9 दूनी 18, 2 सही 2/9 रुपए जो थी उसकी एक्चुअल कीमत थी। 2 सही 2/9 रुपए कीमत जो थी चीनी का वास्तविक मूल्य था। अब आइए दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। उसका चीनी का एक्चुअल प्राइस जो था वो क्या होगा, देखिए चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, 10 गुणा। अब 100 रुपए में कितने रुपए में, 100 रुपए में 100 गुणा 100 बटे, अब देखिए 100 माइनस कीजिए कितने प्रतिशत उसका मूल्य गिरा है, 10 गुणा। अब वह 100 रुपए में कितनी ज्यादा चीनी खरीद रहा है, 5 किलो। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 गुणा 100/90 गुणा 5, ये आपका मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से ये कट होगा, 5 दूनी 10 20, वही आगे आ गया 20/9 मतलब 2 सही 2/9 रुपए पर केजी जो था चीनी का एक्चुअल प्राइस था। मतलब जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है गुणा कीजिए जितने रुपए में, 100 रुपए में वह जितनी चीनी ज्यादा खरीद रहा है अपॉन में 5 कर दीजिए और गुणा कीजिए अपॉन में 100 माइनस जितना उसका मूल्य में गिरावट आई है। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रतिशतता का चैप्टर अच्छा लगा है, प्रतिशतता का चैप्टर बेस है आपका, तो अगर दोस्तों हम कंटिन्यूअसली मैथमेटिक्स की उद्घोष श्रृंखला का बैच लगा रहे हैं, अगर दोस्तों आप इससे जुड़े रहना चाहते हैं और मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा करना चाहते हैं तो आज इस सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।